Okay. So, जहां तक मुझे ध्यान है बच्चों, we have done with the first chapter of organism and population. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in the chapter 1, organism and population? Any paragraph that you wanted to discuss? Please tell me if any paragraph is there, because there are so many examples, so many tricky examples are there. So if you find any difficulty, any problem, tell me which paragraph. Doctors, chapter 1, any paragraph? सर मेरा कॉम्पिटिटिव रिलीज नहीं समझा. Competitive release नहीं समझा. Okay. Let me find out the page. Okay. Page number 235. Dr. Sneha, is it? Yes, sir. Okay. पूजा गुप्ता कह रहे हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. मेरा सजेशन ये रहेगा, जिसे भी जो समझ में नहीं आया है प्लीज उस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए. गेट फास्ट on my DC number. Please share that paragraph which you didn't understand on my DC number. संस्कृति जो उगाले. बेंथिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो कि बॉटम मोस्ट में पाए जाते हैं. बॉटम मोस्ट से मेरा मतलब है डीप सी ओशंस में बॉटम फ्लोरा फौना जो होता है, दैट इज नोन एज बेंथिक स्पीशीज. संस्कृति, Yes, sir. have you shared? Even you can directly share. मैंने मल्टीपल ऑप्शन शेयर कर दिया है. इफ यू वांट टू शेयर, ठीक है, आप मुझे ही भेजिए, मैं शेयर कर लूंगा. बिकॉज अदरवाइज सब एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ओके. Screen is visible to everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Perfect. स्नेहा मैडम, जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो लिखा है इस रिस्पेक्ट में कि कंपटीशन जब होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब होता है, तो दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. इज इट स्नेहा मैडम? Yes, sir. दैट मींस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं पोटेंट फोर्स लगता है इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन. और यदि वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसी भी कारण से जिन दो स्पीशीज के बीच हो रहा है, इफ दिस टू स्पीशीज आर इक्वली कॉम्पिटेंट, और आई शुड से इक्वली फाइट करने वाली स्पीशीज हो, तो शायद दोनों का नुकसान बहुत जबरदस्त तरीके से होगा. बट बाय एनी मींस इफ वन इज इंफीरियर एंड वन इज सुपेरियर, और किसी कारण से सुपेरियर स्पीशीज उस एरिया से by any natural cause or by any disaster or by any means, if that superior species eventually, I should say superior species by chance release from that area or extinct from that area, तो अभी तक जो inferior थी वो तेजी से बढ़ने लगेगी. Yes or no? Yes, sir. तो यही बात कहता है competitive release, कि भाई यदि दो स्पीशीज के बीच कंपटीशन हो रहा है स्नेहा मैडम, so that should be a negative interaction. Do you agree with this? Yes, sir. तो अब यदि दोनों स्पीशीज को ऐसा लग रहा है कि भाई इवॉल्व होना है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, तो डेवलप कैसे होंगे यार? तो उसमें दो ऑप्शन बताए गए, एक बाय चांस और एक बाय अंडरस्टैंडिंग. बाय चांस इज कॉम्पिटिटिव रिलीज, बाय अंडरस्टैंडिंग रिसोर्स पार्टीशनिंग. भाई सुबह तुम खा लो, शाम को हम खा लेते हैं, दोनों यही रहते हैं, कंपीट नहीं करते. और बाय चांस एक कॉम्पिटिटिव रिलीज, यदि किसी तरीके से सुपेरियर स्पीशीज या उसका कॉम्पिटिटर रिलीज कर दिया जाए, तो जो दूसरी इंफीरियर स्पीशीज बचती है वो तेजी से ग्रो करने लगेगी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Clear. Perfect.
ये भारी पैराग्राफ है, ये ठीक पूछ भी लिया क्योंकि ये 101% सवाल इस पर आना है कंपटीशन पर। 101% सवाल क्या आएगा ये तो मैं नहीं जानता, बट सवाल 101% इस पर आना है। ओके, whose question is this? Snehal Mahajan. स्नेहल। Which statement? सर लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया है नहीं समझा। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ ही पूरा नहीं समझे आप। ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट पैराग्राफ, स्नेहल एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। ऑर्किड शोज Orchids show a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinators, insects, and ensure बस बस बस। ऑर्किड जो है वो एक अजीब सी बढ़िया सी डाइवर्सिटी शो करता है फ्लोरल पैटर्न के साथ, जो एक सही पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती है। और उसमें है बीज एंड बम्बल, स्पेसिफिकली डेवलप फॉर बीज एंड बम्बल बीज एंड एंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट। और वो जो तरीका वो अपनाते हैं उससे वो गारंटीड पॉलिनेट होता है। कैसे? नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स। सारे ऑर्किड प्लांट्स ये रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते, सारे ऑर्किड प्लांट नहीं करते। ये केवल मेडिटेरियन ऑर्किड ओफाइरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसेट टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय स्पीशीज ऑफ बी। सेक्सुअल डेसेट मतलब ये है कि वो एक प्रकार का छल कपट करते हैं। छल कपट कैसे करते हैं? किसके साथ? बीज और बम्बल बीज के साथ। ये क्या करते हैं? मेडिटेरियन ऑर्किड की बात कर रहा हूं। ये क्या करते हैं? इनका एक पेटल, इनके फ्लावर का एक पेटल एक अजीब सा रिसेम्बलेंस दिखाता है बीज और बम्बल बीज की फीमेल जैसा। स्नेहल मैडम समझे मैंने क्या बोला? मेडिटेरियन ऑर्किड ओफाइरस इज इट परफॉर्म्स व्हाट? सेक्सुअल डेकैट। व्हाट सेक्सुअल डेकैट इज? ये पॉलिनेट करने के लिए एक छलकपट करते हैं बीज और बम्बल बीज के साथ, जो कि इनके पॉलिनेटर है। क्या छलकपट करते हैं? तो ये अपने किसी फ्लावर के पेटल का रिसेम्बलेंस बीज और बम्बल बीज की फीमेल की तरह कर लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये फीमेल हमारे फीमेल है, बीज और बम्बल बीज को, मतलब बीज को। तो यहां पर क्या हुआ कि उसे फीमेल समझ के वो सीडो कॉपुलेट करते। वो करते तो कॉपुलेट ही है, बट दैट इज बेसिकली सीडो कॉपुलेट, क्योंकि वो कॉपुलेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल फीमेल तो है ही नहीं। बट ड्यूरिंग दिस सीडो कॉपुलेशन प्रोसेस वो उनके पैरों में पॉलन चिपक जाता है, और जब वो ऐसे ही किसी दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनका क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। स्नेहल अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। नीट के एग्जाम में बड़ा अजीब से कंट्रोवर्सी इस पर होती है हमेशा कि ये मिमिक्री है या ये सीडो कॉपुलेशन। ये मिमिक्री है या सीडो कॉपुलेशन, क्योंकि उसके जैसे दिख रहा है तो मिमिक्री हुआ, एक्चुअल प्रोसेस जो हो रही है वो सीडो कॉपुलेशन। तो वो जो कर रहा है वो सीडो कॉपुलेशन ही, वो जो कर रहा है वो सीडो कॉपुलेशन। तो समझना यहां पड़ेगा कि सीडो कॉपुलेशन कर रहा है बीज और मिमिक कर रहा है वो फ्लावर। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। Whose question is this? पूजा गुप्ता। Pooja. More recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecies competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence. वही मैंने अभी जो कहा ऊपर। गॉसियन प्रिंसिपल तो ये कहता है कि यदि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और वो सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है नेचर में, तो डेफिनेटली सुपेरियर जो है वो सर्वाइव कर जाएगी और इंफीरियर वहां से इवेंचुअली हट जाएगी, मरना ही पड़ेगा उसे। बट रिसेंट स्टडीज कहते हैं कि ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ होगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि दोनों ने शायद एक तरीका निकाल लिया होगा यदि दोनों को इवॉल्व होना है तो, और वो तरीका रहा होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो उस रिसोर्स पार्टीशनिंग के दौरान उन्होंने ये कर लिया हो कि भाई सुबह तुम खा लो, शाम को हम खा लेंगे। डिफरेंट फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम ऑफ फॉरेजिंग, जिसकी वजह से दोनों साथ साथ इवॉल्व कर गए। पूजा अंडरस्टूड? यस सर। Life is sustainable with water only because it makes 90% of the protoplasm. It's true. Translocation of nutrient inside the body occurs with the help of water. May be true.
Water loss in the form of sweating and transpiration helps to maintain body temperature. Yes, it is true. So all the above ज्यादा appropriate लग रहा है मुझे, क्योंकि ट्रांसलोकेशन पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर ए दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, भले थर्ड इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्टिल आई गो विद ऑल द अबव. व्हाट इज गिवन? सर डी. सर अगर वाटर स्वेटिंग से कम हुई तो, हाँ बोलो. अगर स्वेटिंग नहीं हुई तो? स्वेटिंग नहीं हो तो क्या होगा ऐसा? यस सर. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? होम्योस्टेसिस कैसे होंगे फिर? ओके. यस सर. Anyone, any doubt? Anyone, any more doubt? Perfect. So now we can start with the next chapter. First chapter मुझे कोई लगता नहीं कि आप लोगों को कोई समस्या है. Till page number 237 मैंने आपको एक ऑप्शन चीटर वाला भी बताया कि कैसे चीट करते हैं. जो पॉलिनेट तो करते नहीं, नेक्टर स्टील कर लेते हैं, नेक्टर चुरा लेते हैं और पॉलिनेट नहीं करते, तो उसको अपन ने कह दिया चीटर्स. और ऐसे एक सेक्सुअल डकैत अपन ने पढ़ लिया जिसमें प्लांट चीट कर रहा है एनिमल्स के साथ या बम्बल बीज के साथ, ताकि वो पॉलिनेट तो करवा देते हैं. हालांकि डेफिनेटली पॉलिनेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेक्टर पॉलन तो ले ही लेते हैं, वो वाली बात नहीं है. बट मुद्दा ये है कि वो कॉपुलेट नहीं है सही से होगा, उनका कोई फायदा नहीं होता, प्लांट का अपना फायदा. तो दैट इज अ टाइप ऑफ चीटिंग. बट इन केस ऑफ this Mediterranean virus, it is called as pseudocopulation. Okay. Page number 240 पर आइए. Page number 242. Question number 10. Please tell me, anyone. Page number 240. Question number 10. Distinguish between the following: hibernation and estivation. One difference by anyone. Hibernation and estivation. One difference by anyone. Anyone? Hibernation is usually when in Hibernation. winter and estivation is of summer. हाँ बोलिए प्रिया मैडम, बोलिए. Sir, hibernation is of large animals and estivation of small animals. Hibernation is performed by big animals, is it? Yes. ऐसा क्यों प्रिया मैडम? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, क्योंकि विंटर में यूजुअली, मतलब विंटर कहने के बजाय ठंडे प्रदेशों में बहुत छोटे एनिमल्स नहीं मिलते, तो वो बड़े एनिमल्स होते हैं और उन्हें हाइबरनेट करना होता है. एस्टिवेशन जो है वो समर में होता है यूजुअली, इसलिए वो छोटे एनिमल्स कर लेते हैं. गायत्री मैडम यही कह रही थी आप? Yes, sir. Actually, I had one doubt in this. In hibernation, the squirrels, chipmunks, etc., present in North America, they will also hibernate. So they are the very small animals. Yes, they are very small and that's not very small animals. They are small animals. ऐसा हो सकता है, exceptions may be there. They are small animals. They are not very small animals like ants and insects and all. है ना? Yes, sir. So they are exceptions. Yes. Okay. One more difference between ectotherm and endotherm. Anyone? Ectotherm and endotherm. एक्टोथर्मल या बोलिए. Ectotherm are flooded. Flooded and Endotherm endotherm are warm-blooded. Warm blooded और cold blooded. इसके अलावा कोई difference? Warm blooded, cold blooded, any more difference? Homeostatic. They can maintain constant body environment irrespective of the external environment. Or cold blooded have to change their body environment as per the external environment. Is it? Yes. Perfect. Question number 15. Commensalism. Which type of interaction it is? Commensalism. Positive and no effect. Positive 0. Positive 0. Parasitism. Positive negative. Plus Positive negative. Positive negative. Positive negative. Camouflage. To hide. cryptically colored to hide theirs. Cryptically colored to hide themselves. Mutualism. Positive. 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 Interspecific competition. Negative. 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 Negative.
Interspecific competition is a potent force of evolution which takes place between two species struggling or fighting for the same or competing for the same resources in the same geographical area. Okay. Sure. Yeah. Question number 17. Question number 17. Question number 17. Select the statement which explains best parasitism. C Bolo option. bhai. C Option option. third. One organ D. Option D. C. Option D, daughter. Option D. D. D, daughter. One is benefited and other is affected. It's not C. Affected. It's D, daughter. Okay. चलिए आते हैं पेज नंबर 241. पेज नंबर 241 पर आते हैं बच्चों. Ecosystem. What were the four levels that we were expecting? The four levels were organism level, that we studied behavioral pattern, we studied adaptation. The second one was the population ecology. Population ecology, we studied the characters, attributes that represent the population, not an individual. The third one was community level ecology, in which we studied the interaction between two different types of population, because population was a group of same type of species. Same species was the group of same type of organism. This is same type of organism. This is same type of species. This is different types of population. So in community ecology, we studied the interaction between two different species and different patterns of interaction we learn. Now we are coming to the ecosystem ecology. If we consider ecosystem ecology, then we need to understand the complete ecosystem, or I should say the complete biosphere, because the zone of interaction between two living beings is ecosphere. That may be of three types: either atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. So these three spheres, or I should say the ecosphere, together with a biotic part, constitute an ecosystem. So that ecosystem may be aquatic, that ecosystem may be terrestrial, that ecosystem may be aerial, whatever the ecosystem is. But we need to learn what are those components, what are those factors, what are those elements that organize, that constitute an ecosystem, जिसकी वजह से the complete ecosystem is functional. भाई इसके पहले ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी थी, हमने स्पीशीज के लेवल का डिस्कशन किया. दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी थी, हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टर को लर्न किया. तीसरे नंबर पर कम्युनिटी इकोलॉजी थी, हमने उसके दो पॉपुलेशनल इंटरैक्शन की बात की, यानी हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की ही तो बात कर रहे थे. बट व्हेन वी कम टू द इकोसिस्टम, तो उस इकोसिस्टम में हमें पढ़ना होता है इकोसिस्टम का प्रोडक्शन क्या है, इकोसिस्टम में एनर्जी कहां से आ रही है, इकोसिस्टम चल कैसे रहा है, इकोसिस्टम में सारी स्पीशीज के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है. दिस इज कंप्लीट इकोसिस्टम इकोलॉजी. सो हेडिंग डालते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी. थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बस, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, सब दिया हुआ है. इकोसिस्टम इकोलॉजी. इकोसिस्टम इकोलॉजी में सबसे पहले एक स्टेटमेंट मैं लिखवाऊंगा आपको. It deals with the organization and constitution of an ecosystem. Visibility is clear? Yes, sir. Yes. Also we study an integrated and interrelationship between the components of an ecosystem. तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमें समझना पड़ेगा.
है ना। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन एक मेजर पार्ट है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। इसको यहां लेने के बजाय यहीं देखते हैं, कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट दिया है आपके इसमें, दैट इज प्रोडक्टिविटी। The second one is decomposition. The third one is energy flow. And the fourth one is nutrient cycling. Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. अब इसको समझते हैं एक एक तो डिटेल, बस यही 4 पार्ट हमें पढ़ने। बट ओवरऑल पहले इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं 4, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये किसके बीच में हो रहा है। डेफिनेटली इसमें कुछ पॉपुलेशंस होंगी, कम्युनिटी होंगी, स्पीशीज होंगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मैंने बात किया कि डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप बताने वाला स्ट्रक्चर होता है पिरामिड। सो पिरामिड के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं आपको, किसी भी इकोसिस्टम का बेस बनाता है प्रोड्यूसर। अग्री? Yes. और इसे कहते हैं बच्चों फर्स्ट टीएल। टीएल मींस ट्रॉफिक लेवल, Trophic level. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज व्हाट? Herbivores. Consumer. इसको Primary कहते हैं consumer. Primary consumer. प्राइमरी कंज्यूमर्स। तीसरे की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल तो थर्ड होता है, लेकिन कंज्यूमर कौन सा होता है? Second. Secondary. Secondary. तो एग्जाम में कई बार ट्विस्टेड आ जाता है टर्शरी और सेकेंडरी। तो टर्शरी लेवल है कंज्यूमर्स का और ट्रॉफिक लेवल होता है फोर्थ टीएल, और इसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स तो लेवल 4 से 5 ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स यूजुअली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स को कह दिया जाता है टॉप कंज्यूमर्स। तो ट्रॉफिक लेवल के केस में फर्स्ट, तो यहां भी फर्स्ट, बट यहां सेकंड तो कंज्यूमर फर्स्ट, यहां थर्ड तो कंज्यूमर सेकंड और यहां फोर्थ तो कंज्यूमर टर्शरी और टॉप कंज्यूमर्स। तो ट्रॉफिक लेवल को ध्यान में रखना है आपको। तो स्टेटमेंट एक दिया गया है, यहाँ एक टर्म दिया गया है, नोट करके अपन उसे लिखते हैं। एक टर्म दी गई है दैट इज नथिंग अदर देन स्ट्रैटिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इसको देख के, डायग्राम को देख के समझेगा। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखना भी है, डायग्राम भी देखना है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different species occupying different levels is called stratification. Stratification मतलब बेसिकली टर्म, यदि लिटरल मीनिंग आप देखें तो इट मींस द लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो ये जो लेयर अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब उसको क्या समझते हैं, कैसे है? एट डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, क्वाटरनरी लेवल, और आई शुड से द टॉप लेवल। तो डिफरेंट लेवल में स्पीशीज का ये अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, व्हिच इज नीडेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ प्रोडक्टिविटी इज देयर एट डिफरेंट लेवल, how decomposition can be done at top level, how energy flow will take place between these different levels, and how nutrient recycle between those components or between those organisms. So let us start with the first, that is productivity. यहां तक क्लियर हुआ है क्या? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. So please go through the paragraph first to understand the ethos. Please learn वो एक पैराग्राफ, टू अंडरस्टैंड द इथोस से लेकर हीट टू द एनवायरमेंट,
उसमें से मैं 2 स्टेटमेंट या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज गो थ्रू। उस पैराग्राफ को आप पढ़ें, समझाने वाले कोई बात नहीं है, आप पढ़ें, फिर मैं आगे आता हूं प्रोडक्टिविटी। प्लीज गो थ्रू। Read it, doctors? Yes, sir. परफेक्ट। बच्चों वहां पर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दिया गया, और वो एग्जाम्पल आपको दिया गया पॉन्ड वाटर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाया गया पॉन्ड वाटर के एग्जाम्पल से, जहां पर चारों कंपोनेंट आपको वेल एक्सप्लेन और वेल एग्जिबिटेड आपको मिलते हैं। तो पहला पार्ट उसमें दिया गया प्रोडक्टिविटी। पॉन्ड के केस में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डेफिनेटली फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, क्योंकि पॉन्ड वाटर इट इज एक्सपेक्टेड कि ये रनिंग वाटर नहीं है, इट्स नॉट अ रनिंग वाटर, इट्स नॉट रनिंग वाटर, बिकॉज 2 कम्युनिटीज होती हैं, लैंटिक कम्युनिटीज एंड लोटिक कम्युनिटीज। सो रनिंग वाटर वो होता है जो रिवर वाटर है, और स्टेगनेंट वाटर होता है वो पॉन्ड वाटर होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि रनिंग वाटर और लोटिक वाटर में ये जो जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स इनके प्राइमरी कंज्यूमर। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स इनके कंज्यूमर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद की बात होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, तो जो कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स भी कहने के बजाय फाइटोप्लैंक्टन्स जो ब्लूम्स हैं, जिसको सोलार रेडिएशंस मिल रहे हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है, वो प्राइमरी, जो उसको कंज्यूम करते हैं वो सेकेंडरी। तो प्रोडक्टिविटी में प्रोड्यूसर्स हो गए सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरा पार्ट दिया गया डिकम्पोजिशन। यही मटेरियल जब नीचे चला जाता है बेंथिक जोन में, तो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया ये उसको पूरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और इसीलिए बेंथिक जोन या बॉटम मोस्ट जोन सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाता है इन रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रोडक्शन। इन रिस्पेक्ट टू सोलार प्रोडक्शन टॉप मोस्ट लेयर सबसे बढ़िया मानी जाती है। परफेक्ट। तो रनिंग वाटर में तो इतनी डेप्थ भले ना हो, बट लोटिक वाटर में बहुत ज्यादा, आई शुड से लेंटिक मतलब होता है स्टेगनेंट, और लोटिक मतलब होता है बहता हुआ। तो लोटिक बहते वाले में तो डेप्थ बहुत ज्यादा भले ना मिले, बट ऐसा हो सकता है कि जो लेंटिक है, जो जमा हुआ पानी है, वहां पर शायद डेप्थ ज्यादा मिले, तो डेप्थ में जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए, डिकम्पोजिशन क्योंकि वहां ज्यादा होता है। एनर्जी फ्लो की जहां तक बात है, तो फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से बिग फिश, लाइक दिस। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग,
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। प्लांट का डेड वेस्ट, एनिमल का एक्सक्रीटा, ये सब बहकर वापस वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडी से फिर वो फर्टाइल हो जाती है, फिर वहां पर ब्लूम ग्रो करता है। मतलब एक साइकिल चलता रहता है। तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलता है ये भी उसमें बताया गया। बट वहां पर एक क्वेश्चन है, consumption of the autotroph by heterotroph, decomposition and mineralization of the dead matter is to release them back into the reuse by the autotroph. These events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment. इस sentence का कोई मतलब बताइए? Last sentence. There is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. Sir, may I tell? हाँ बोलिए। So the movement of energy is unidirectional, means once it will go from the producer to the top consumer, unlike the inorganic nutrients, it will not return to the producer. It will be escaped into the environment. And heat is because at every trophic level, some amount of energy will escape as body heat of the animals into the environment. Perfect. Since unidirectional means once it starts from the producer, it will go towards the top consumer level and will never revert back to the producers. Yes, but in the form of nutrients, inorganic nutrients, that minerals, that will definitely, when the litter fall will be there, this will be decomposed and that will again reused by the autotroph. But unfortunately, this decomposition never hired a place, any place in any type of pyramid, until unless there is a detritivorous food chain. In any of the ecosystem, in any of the food chain of any ecosystem, you will never find any place for decomposition because it's a natural process. It's a needed process to maintain the ecological balance. So वो inorganic nutrient recycle होता रहता है, पहुंचता रहता है. And there is a no place for decomposition in any ecosystem. But yes, it is a mandatory part which takes place in the soil, and the soil revert back the mineralized or mineral substances to the autotroph. Okay, let us start with the productivity. प्रोडक्टिविटी में आपको दो टाइप की चीजें होती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पेन डाउन करके सुनिए पहले, फिर आपको ही पढ़ना है, कंसेप्ट मैंने बताना है. Productivity and production, two different aspects. Productivity is rate. Production is amount. Productivity is rate. So definitely time must be involved. Area must be involved. Production, amount. That may involve area, not compulsorily the time. और इस प्रोडक्टिविटी में दो बेसिक कंसर्न होते हैं. बात को समझेगा बच्चों, बार बार नहीं बताऊंगा. Primary productivity and secondary productivity. The primary productivity, whatever the amount and whatever the rate of production of that amount, but by green plants with the help of sunlight. If sunlight and green plants are not involved, it will not be a primary productivity. So primary productivity is that productivity in which green plants are involved and they are utilizing the solar energy. Whatever the amount they are producing, whatever the production they are doing, with whatever the respect of time. But the sunlight and the green plants must be involved. Otherwise, it will not be a primary production. So it's given there. Highlight करना है आपको, लिखने की जरूरत तो नहीं है. The primary production is defined as the amount or biomass production है ना, is amount or biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. It is expressed in terms of weight, gram or energy kilocalorie per meter square. The rate of biomass production is called productivity. उसी का production जो आएगा that is called productivity. अब हालांकि इन्होंने प्रोडक्शन में भी लिख दिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड. वो किसी समय में, कितने समय में हो रहा है वो प्रोडक्शन, वो प्रोडक्टिविटी है. तो जब रेट इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज प्रोडक्टिविटी, अमाउंट की बात होती है तो दैट इज प्रोडक्शन. इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. इट कैन बी डिवाइडेड टू ग्रॉस प्राइमरी. ओके, प्रोडक्टिविटी समझ में आई पहले आपको? मुझे ये बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड प्रोडक्टिविटी? Yes, yes. Perfect. So students, if we talk about the productivity, that may be a two types of productivity. Number one productivity is gross primary productivity, and number two is net primary productivity. Gross primary productivity and net primary productivity. Gross primary productivity वो होती है जो ग्रीन प्लांट्स बनाते,
जो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में जो कुछ भी बनाते हैं, इनफैक्ट वो जो कुछ भी बनाए उसी से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। और सरप्राइजिंगली वो जितना भी सोलर रेडिएशन ले रहे हैं, टोटल सोलर रेडिएशन का केवल 1% पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जितना भी सनलाइट आ रहा है उसका केवल 1% वो खाना बनाने में यूज कर रहे हैं और उससे पूरी दुनिया चल रही है। कैन यू इमेजिन? The data is very surprising, but this is fact. Whatever the solar radiations comes to the earth, only 1% is par. That is photosynthetically active radiation, जो photosynthesis को perform करता है। लाइट कितना भी पड़े लीफ पर वो मैटर नहीं करता, केवल उसका 1% वो इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और जो कुछ भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस भी रेट से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। बट डेफिनेटली not some of them, most of that energy, most of that production will consume by plant itself in their daily activities. But still something remains. Since it is remaining at the producer's level, so this remaining material is known as net primary productivity, which is the GPP minus R, gross primary productivity minus respiratory metabolism, whatever the amount they are using as their substrate. भाई जो खाना उन्होंने बनाया कुछ वो तो थोड़ा सा यूज करेंगे ही ना, और वो जो थोड़ा सा यूज करेंगे उसके बाद जो बचेगा that is net primary product, क्योंकि बनाया तो प्राइमरी नहीं था, but that is net primary production available to that next trophic level. Though it is 100% for that trophic level, but it is only 10% of previous trophic level. Did you understand the concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. तो ये कहता है नेट प्राइम, हाँ ये भी समझिए, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद जितनी भी होती हैं वो सब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही कहलाती है। वो चाहे आप 10वें लेवल पर जाएं तो भी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, चाहे आप चौथे लेवल पर चले जाएं, टॉप लेवल पर चल जाएं, तब भी वो कहलाएगी सेकेंडरी ही, क्योंकि प्राइमरी एक वही होती है जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, दैट इज ओनली प्राइमरी। रेस्ट उसके बाद जितना भी है सब सेकेंडरी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द मेन, बचा हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्योंकि उसी का बचा हुआ है। उसके बाद वो उससे अपना कुछ बॉडी मास बनाता है, अपना कुछ सिंथेसाइज करता है, दिस इज व्हाट सेकेंडरी प्रोडक्शन। सेकेंडरी इन रिस्पेक्ट टू बोथ, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी और सेकेंडरी मतलब ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स आफ्टर प्राइमरी। तो सेकेंडरी आई शुड से इसके बाद की तमाम प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी प्रोडक्ट। ओके, अब पढ़िए जरा फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ 243, यहां तक पढ़ लीजिए। सेकेंडरी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। यहां तक पढ़िए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज। प्लीज गो थ्रू। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो। सर बताइए ना एक बार प्लीज। सर आर का फुल फॉर्म फिर से बताइए ना प्लीज। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। थैंक यू सर। रेडी बच्चों?
अरे रेड इट, Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं उसमें अंडरलाइन नहीं करना है, बस प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही सब उसमें लिखा हुआ था। अब उसके बाद का पैराग्राफ है, उस पर सवाल आता है, थोड़ा सा सवाल कैसे है देखिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया. It also depends on a variety of environmental factors. Obviously, availability of nutrient, photosynthetic capacity. Therefore, it varies in different types of ecosystem. Agree? अब statement देखिए कितना गजब है. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. टोटल 170 बिलियन टन का प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर, और सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, लगभग 70% सरफेस एरिया कवर करके रखा है वाटरी सरफेस, और फिर भी उसका प्रोडक्शन है केवल 55 बिलियन टन, यानी लगभग 115, यस, लगभग 115 बिलियन टन लैंड का है लिखा है, एंड ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड. डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर. क्या लगता है आपको, क्या रीजन है ओशियन की प्रोडक्टिविटी लिमिटेड है? एनीवन? सर ओशियंस में नीचे तक सनलाइट नहीं जाती ना. Due to sunlight. तो अरे तो सनलाइट नहीं जाती तो ऊपर ही प्रोडक्शन हो जाता है, इतना क्या ही दिक्कत थी? नहीं सर बट फोटोसिंथेसिस का होता है ना प्रॉब्लम. चलिए, तो एक कारण मैंने मान लिया, लेस पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट. और बताइए. Sir, oxygen is not very readily available inside the water. परफेक्ट. ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो उतना इजी नहीं. वेदांत आपने भी ठीक कहा, बट उसमें से एक ही सही मैं समझूंगा. सैलिनिटी की जहां तक बात, एक तो क्या है, ओशियन की एक हैबिटेट ही थोड़ी सी सॉल्टी है, तो एक स्पेसिफिक स्पीशीज ही वहां डेवलप हो पाई, सारी स्पीशीज वहां डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सट्रीम सॉल्टी वाला पार्ट हो जाता है. तो वहां पर आपको लिखना है जो लिखा है, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विद योर टीचर. उसमें पहला हो गया अपना पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, दूसरा हो गया सैलिनिटी, तीसरा हो गया टेम्परेचर, चौथा हो गया O2 अवेलेबिलिटी. चारों पार्ट लिख लीजिए. Sir, sorry to interrupt you. Can you repeat it once again? Yes, salinity, temperature, the light penetration, or I should say the depth, and availability of oxygen. Thank you, sir. ओके, सो पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ बच्चों. दूसरा कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी, डिकम्पोजिशन. द सेकंड पार्ट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन वैसे किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो किसी भी पिरामिड में कोई प्लेस नहीं मिली उसको, बट टॉप कंज्यूमर्स के बाद क्या है, टॉप कंज्यूमर का उससे आना ही, उसे डिकम्पोज तो होना ही है, तब तो एक साइकिल रिसाइकल होता रहेगा. तो डिकम्पोजिशन के केस में केवल एक ऐसी चेन है, डिट्राइटिवोरस फूड चेन, जिसे अलग जगह दी गई है. अदरवाइज किसी भी फूड चेन में कंपोजर्स की कोई जगह नहीं. नो प्रॉब्लम. तो यहां पर दिया गया है कि डिकम्पोजिशन की कुछ प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली चलती रहती. वर्ड आई एम एम्फसाइजिंग दैट इज साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक होना नहीं, फिर भी उनका एक अपना सीक्वेंस है. दो सारी साथ में चलती है, बट एक ओवरऑल सीक्वेंस भी कंसीडर किया जाता है जो दिया गया है आपको. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. सबसे पहले इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वो जो भी मटेरियल जो डिट्राइटिवोरस मटेरियल है, डिट्राइटिवर मटेरियल है, उसको डिट्राइटिवोर फ्रैगमेंट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. दिस इज फ्रैगमेंटेशन. द सेकंड वन इज लीचिंग. जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो सॉइल में बहुत नीचे डीप चले जाते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं. when it moves so deep in the soil, then it is called as bioleaching. Those inorganic nutrients move deep into the soil, that is known as mineralization. Perfect. And the third process is catabolism. The catabolism is what? When this material is degraded by bacterial enzymes, catabolic reaction hoti hai, then it is catabolism, right?
एंड द लास्ट वन इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत नहीं होती उस पर, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती उस पर बहुत ज्यादा, बहुत धीरे धीरे कई सालों में उसका ह्यूमस बन जाता है और वो मिनरल सॉइल में परकोलेट हो जाता है। तो ये 4 स्टेप्स एक साथ दी गई। प्लीज रीड दिस 4 स्टेप्स। उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। 243 के 2 पैराग्राफ पढ़िए बस। 243। Read it, doctors? Yes, sir. Yes, sir. सो पहला होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। मैंने फिर आपसे रिपीट करना है, फ्रेगमेंटेशन जब जो भी डेट्राइवर मटेरियल है या डेट्राइटस मटेरियल है, दैट डेट्राइटस मटेरियल टूट जाएगा छोटे छोटे इसमें, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। जब वो छोटे छोटे में टूट जाएगा तो डेफिनेटली सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉरी, पहले जो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, डीप इनटू सॉइल। और जो सॉइल में नीचे, क्योंकि डेफिनेटली छोटा हो गया तो ज्यादा परकोलेट हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, दैट विल बी लीचिंग प्रोसेस। और फिर उसका सरफेस एरिया चूंकि बढ़ चुका है तो उस पर बैक्टीरिया और बाकी सारे फंगस एक्ट करेंगे, दैट इज कैटाबॉलिज्म। जब वो कैटाबॉलिज्म कैटाबोलाइट हो जाएगा तो फिर वहां पर उसका होगा बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में माइक्रोबियल एक्शन। दो ह्यूमिफिकेशन इज रिस्क टू माइक्रोबियल एक्शन, बट बहुत सालों में धीरे धीरे प्रोसेस होती रहेगी और उससे बन जाएगा ह्यूमस। अल्टीमेटली वो मिनरल के फॉर्म में सॉइल में पड़ा रहेगा, दैट कैन बी अपटेकन बाय द ग्रीन प्लांट्स अगेन। So this is overall what is decomposition is called. जो नीट में सवाल पूछा जाता है, process of leaching water soluble inorganic nutrients. Water soluble inorganic nutrients is leaching. Insoluble organic नहीं, soluble inorganic. उसके बाद अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह होता है वो, फिर बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स को डिग्रेड करते हैं और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट कैटाबॉलिज्म। अब एक प्रोसेस यहां लिखा हुआ है बच्चों, एक स्टेटमेंट यहां लिखा है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। साथ में होता रहता है, ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब ह्यूमस पे और क्या माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गया, माइक्रोबियल एक्टिविटी से तो ह्यूमस बना, तो अब उस पर एक्टिविटी और नहीं। हाँ, लेकिन बहुत लंबे समय में धीरे धीरे एक्टिविटी उस पर होती है, बहुत लंबे समय में। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrient. The humus is further degraded by some microbes. अब ऊपर कह रहा है कि microbial activity उस पर नहीं होती और फिर कह रहा है further degraded by microbes in a longer time period of time. And release inorganic nutrient occur by the process called mineralization. नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है एरोबिक कंडीशंस, यानी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ह्यूमिड रिक्वायरिंग प्रोसेस, टेम्परेचर रिक्वायरिंग प्रोसेस और इजीली डिग्रेडेबल सब्सटेंस रिक्वायरिंग प्रोसेस। लाइक
नंबर 1 पे लिखा है लार्ज, साइड में जगह है आपके पास, लिखते चलेंगे, लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। दूसरा, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। भाई ये होगा ही नहीं ना, डेट्राइटिवोरी टूटेगा ही नहीं बड़ी आसानी से, बट इट इज इजी एंड क्विकर if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. Nitrogen and water soluble substance like sugars. Temperature and soil temperature are the soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effects on the activity of the soil. Warm and moist environment favor decomposition. There is low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in build-up of organic material. यदि आप उसे ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो स्लो होगा, यदि आपने काइटिन और लिग्निन दे दिया तो स्लो होगा, टेम्परेचर कम दिया तो स्लो होगा, मॉइस्चर कम दिया तो स्लो होगा। तो कब वो स्लो होता है, कब वो फास्टर होता है, तो वहां पर साइड में आपको लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। ये असाइनमेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, ये आपको लिखना है साइड में, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। परफेक्ट। ये पैराग्राफ पढ़िए, डायग्राम के नीचे वाला, फिगर 14.1 के नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए और मुझे बताइए कोई डाउट हो तो अभी। रेडी डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पेज नंबर 240, 243 लास्ट और 244 लास्ट, ये दोनों ही नीट पैराग्राफ्स हैं। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या कॉन्ट्राडिक्टरी है तो जस्ट टेल मी। एनी डाउट? ओमकार, आर यू देयर? ओमकार वागतकर, ओमकार बोकड़े और ओमकार गुंजाल, आर यू देयर? यस सर। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, क्या ये चारों प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन सारी साथ में चलती हैं या अलग अलग चलती हैं? एनीवन?
All these processes are together or one by one? Simultaneous. Simultaneous. Simultaneously. Simultaneous. केवल जो है लिखा, it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Humidification and mineralization occurs during decomposition in the soil. बाकी कहीं पर भी हो सकता है, बट ये ह्यूमिफिकेशन और डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन जो है वो डीप इनटू द सॉइल होगा. बाकी सारी की सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल. अच्छा, दूसरा, इनमें से पांचों में से फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, व्हिच वन इज एंजाइमेटिक? Catalytic. Catabolism. Catabolism. Which one is performed by detritivores? Fragmentation. 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 बस यही सवाल बच्चों पूछा जाता है आप लोगों से. सो जस्ट गो थ्रू दिस. इसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों एनर्जी फ्लो और पिरामिड्स यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो ये दो पार्ट हम नेक्स्ट में कवर करेंगे. आई एक्सपेक्ट कि आप इसे कंप्लीट करके रखेंगे. एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ पीडीएफ विद यू. जो मैंने टेस्ट पेपर का बोला था, एक पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड. उसको सॉल्व करेंगे. आंसर्स भी मैं अभी भेज दे रहा हूँ सो दैट आप अगले इसमें उसके मुझसे डाउट्स पूछ पाए. परफेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऑल sir. द बेस्ट. एनर्जी फ्लो पढ़ के रखिएगा. 10% लॉ. एनर्जी फ्लो में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. एनर्जी फ्लो में 10% लॉ है, तो 10% लॉ पढ़ के रखिएगा. इसके पहले 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि 10% लॉ क्या होता है. हर लेवल पर 90% जो है वो यूज हो जाता है, 10% पास ऑन होता है. दैट इज सिंपल लिंडमैन्स 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. वो पढ़ के रखिएगा. देन विल गो फॉर द लास्ट वन, न्यूट्रिएंट साइकिल. राइट? एनी डाउट इन टुडे सेशन? Any doubt in today's session? Perfect. I'm going to close the session. All the best.